बोल बाबा केदारनाथ की जय। चलिए बच्चों, तो आइए देखिए, हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो था स्पीड कंट्रोल करना डीसी मोटर का। यानी कि स्पीड कंट्रोल सीखना है डीसी मोटर का कि किस प्रकार से करते हैं। और ये आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव नामक जो चैप्टर दिया है, डीसी ड्राइव। तो कल हमने जाना था कि हम जो स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं उसमें बेस स्पीड क्या होती है। तो आपने सीखा था कि रेटेड वोल्टेज और रेटेड धारा के आधार पर जो गति होगी उसे हम बेस स्पीड कहेंगे। स्पीड रेगुलेशन था कि नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड। साथ ही लोड के साथ जो गति परिवर्तन होता है उसी को हम लोग स्पीड रेगुलेशन कहते हैं। स्पीड रेंज का मतलब था, हाँ वो मैंने कल देखा था, मैंने कल चेक किया था तो वो देखा था मैंने, 5 दिन के लिए बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, अब बढ़ने बढ़ने वाला नहीं है। तो मिनिमम से मैक्सिमम। कांस्टेंट टॉर्क का मतलब होगा कि जब मोटर के शाफ्ट पर आघूर्ण स्थिर होगा तो इसे स्थिर आघूर्ण ड्राइव कहेंगे। कांस्टेंट पावर का मतलब जब मोटर के शाफ्ट पर पावर स्थिर रहेगी तो इसे कांस्टेंट पावर ड्राइव के नाम से जाना जाता है। स्पीड का मतलब होता है, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, स्पीड बराबर v माइनस आई ए आर ए बाई 5। तो वी आई ए 5 जो दिया है ये रेटिंग के आधार पर है। हमने कहा कि यहाँ पर कुछ मेथड हमारे पास है। आर्मेचर प्रतिरोध कंट्रोल मेथड है, फिर फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड है, फिर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। ये कुछ मेथड हमारे पास में प्यारे बच्चों अवेलेबल है जिनके आधार पर हमें गति नियंत्रण करनी है। तो चलिए आइए जी अपना शुरुआत करें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण करना। सबसे पहले हम जानते हैं डीसी, सबसे पहले जानते हैं डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण करना। डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण करना सीखा जाए सबसे पहले। तो प्यारे बच्चों, डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण करने में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास में क्या क्या मेथड है। जनरली जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है वो यूटिलाइज या इस्तेमाल किया जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड के लिए। तो जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है केवल सेपरेटली एक्साइटेड के लिए। यहां हमारे पास में है डीसी शंट और सीरीज के लिए एक आर्मेचर और दूसरा फील्ड। साथ ही सीरीज मोटर में कुछ अन्य चीजें भी हमारे पास में है, वो होती है सीरीज मोटर के कनेक्शन के आधार पर, तो उस पर भी मैं बात करूंगा जी। तो एक होता है डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण करना। पहले सबसे पहले जो नॉर्मल डीसी शंट मोटर है इसको बनाया जाए। तो अभी जो नॉर्मल डीसी शंट मोटर है ये यहाँ पर है ई बी, यहाँ पर जो दिया है ये दिया है आर ए यानी आर्मेचर। प्यारे बच्चों यहाँ से दे दिया सप्लाई हमने वी, ये हो गया यहाँ पर टर्मिनल आई और टर्मिनल पर करंट आई। आर्मेचर में जो करंट गया वो आई ए, और यहाँ संट में जो वाइंडिंग लगी है संट फील्ड वाइंडिंग ये होती है, देखिए जी आर एस एच और आई एस एच। तो नॉर्मली जो संट मोटर है ये कुछ ऐसा बना है। अब बच्चों ये याद रखना, इसकी जो विशेषता हमने पहले से बनाई थी
वो बस थोड़ा थोड़ा सा याद होनी चाहिए आपको कि किसकी विशेषता हमने किस प्रकार से पहले से खींची हुई है। तो नॉर्मल स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो हमने कुछ विशेषता ये खींची हुई है कि अगर ये IA होता है, अगर ये IA होता है और ये यहाँ पर N हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा था कि अगर वोल्टेज ड्रॉप कुछ नहीं था तो यानी कि एक बेस स्पीड हमारे लिए ये थी, नो लोड पर स्पीड हमारे लिए ये बनी हुई थी। तो ये दिखा दिया जी साहब यहाँ, नो लोड पर। अच्छा जी, फिर देखो इसमें आने लगा था आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप, तो उसके कारण जो विशेषता याद रखना जरा बनाई गई थी, तो वो कुछ विशेषता थी हमारे पास में, कुछ ऐसी है विशेषता देखने को मिली थी, कुछ ऐसे, जिसमें आपने लिखा भी था कि लगभग कांस्टेंट गति होती है, लगभग कांस्टेंट गति होती है डीसी शंट मोटर की। तो ये ओरिजिनल डीसी शंट मोटर की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से बनी होती है। अब देखो बच्चों, हमने दो ट्रिक यहां पर लगानी है। पहले आर्मेचर कंट्रोल मेथड पर बात करेंगे, फिर फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड पर बात करेंगे। रियल में अगर देखा जाए तो हमें कुछ ये पता है कि N बराबर V माइनस IA RA, और बच्चों अपॉन में दिया है देखो जी 5। तो यदि हम लोग यहाँ आर्मेचर कंट्रोल देखें या फिर हम फील्ड फ्लक्स कंट्रोल देखें, तो इसी के आधार पर शंट मोटर की गति नियंत्रण जरा कर लेते हैं। तो हमने इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा शंट में जी, आर्मेचर, क्या लिखा हमने, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। क्या रखा बच्चों हमने, आर्मेचर कंट्रोल मेथड रखा जी, जो कि हमारा सबसे पहला था ये। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड देखते हैं जी कैसे। हमने कहा इस विधि में इस विधि में आर्मेचर में एक अतिरिक्त, इस विधि में आर्मेचर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा जाता है। हमने क्या कर दिया कि इस विधि में आर्मेचर में हमने अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जी। इस विधि में आर्मेचर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा जाता है। माय डियर, एक बात बताऊं आपको, अगर ये लग रहा है कि SCR मुझे नहीं आता तो आप बहुत गलतफहमी में हैं। समझ में आई? सिलिकॉन कंट्रोल एक्टिव है, थायरिस्टर की ये बात कर रहा है। और जो आप बात कर रहे हैं ना, हम लोग जनरली DC ड्राइव जो पढ़ते हैं वो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज भी करके पढ़ते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं एक फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, और दोस्त एक हम इस्तेमाल करते हैं चॉपर को। तो यहां पर है इस विधि में आर्मेचर में एक अतिरिक्त, क्योंकि मैं ये देखा है, मैं आपको फिर एक वार्न कर रहा हूं, जो करवा रहा हूं पहले इस पर आप फोकस कर लीजिए, और आपको अगर सब चीजें आती है तो फिर आप आराम करिए, लेकिन क्लास को प्लीज आपसे हमारी निवेदन है डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस विधि में आर्मेचर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। तो चलिए जी, आर्मेचर में एक एक्स्ट्रा जो रेजिस्टेंस को हमें ऐड ऑन करना है उसे हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं। ये हमने और ये एज इट इज हमने ले लिया यहां पर RA, और ये हो गया देखो जी यहाँ EB।
तो यहां से ले लिया हमने टर्मिनल वोल्टेज V और ये एज इट इज हमने रखा जी यहाँ R SH और I SH। हमने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को आर्मेचर में एड ऑन कर लिया। अब इससे होता क्या है कि देखिए जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों, एन समानुपाती लिख देता हूं अभी देखो, V माइनस आई ए आर ए प्लस में आर ई, यानी कि जैसे जैसे हम इस एडिशनल यानी एक्स्ट्रा प्रतिरोध को बढ़ाते जाएंगे, देखो ये माइनस में है, बढ़ाओगे तो एन यहां पर कम होगा। आर ई क्या है? अतिरिक्त प्रतिरोध। तो बच्चों जैसे जैसे आप इसे अतिरिक्त प्रतिरोध को बढ़ाते जाओगे, आर्मेचर में लगाया ना अतिरिक्त प्रतिरोध, वैसे वैसे गति यहां पर कम होती चली जाएगी। तो अब इसके लिए जो ग्राफ हम बनाएं, जो इसके लिए हम लोग बच्चों ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए हमने ये कर दिया यहां आई ए और यहां रख देते हैं, ये देखिए स्पीड को। तो पहले हमने लिया ये एक बेस स्पीड या कहें कि नो लोड स्पीड, और बच्चों उसके बाद में हमने दिखा दिया पुराने वाली विशेषता, यानी कि 1 मिनट। उसके बाद में हमने बना दिया देखो यहां आर ई के, ये बना दिया हमने आर ई के बिना गति, आर ई के बिना गति, यानी कि जब हमने आर ई नहीं लगाया उस समय गति ये दी गई है। अच्छा जी, अब क्या किया जाए, अगर अब आर ई लगाया है तो भाई क्या होगा, जैसे जैसे बेटा आप इस आर ई के मान को बढ़ा रहे हो ना, वैसे वैसे ये गति कम होती चली जाएगी। तो यहां से ये जैसे जैसे आपने आर ई को बढ़ाया, तो ये मैंने कर दिया यहां आर ई 1, तो ये गति और नीचे आ गई। आपने आर ई को और इंक्रीज कर दिया तो ये गति आपने यहां से आर ई को बच्चों और इंक्रीज कर दिया, तो ये गति आपकी और कम आ गई। क्या रख दिया आपने? आर ई 2 के लिए ये गति आ गई। अगर आप देखें यहां से आपने और ज्यादा आर ई को बढ़ाया, तो यहां पर ये आर ई ये, तो जैसे जैसे इस आर्मेचर में रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे इसकी जो गति है वो कम होती चली जाएगी। तो यहां पर आप देख लें कि रिलेशन ये बन रहा है कि आर ई थी 3 ग्रेटर देन आर ई 2 एंड ग्रेटर देन आर ई 1, ये रिलेशन बच्चों हमें मिल जाता है। और जैसे जैसे आर्मेचर में इस प्रतिरोध को आप बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे इसकी जो गति है वो कम होते चली आ रही है। लेकिन याद रखें, दिमाग में ये कुछ बिंदु रखें, देखिए बेस गति से कम पर ही इसने गति नियंत्रण की है। तो ये जो मेथड हमारा है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, जिसे आप आर्मेचर प्रतिरोध कंट्रोल मेथड के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैंने लिखा हुआ है आर्मेचर प्रतिरोध कंट्रोल विधि। तो ये बेस गति से कम पर ही गति नियंत्रण करता है। हम क्या लिखेंगे कि इस विधि में
बेस गति से कम पर ही गति नियंत्रण प्राप्त होती है। इस विधि में बेस गति से कम पर ही गति नियंत्रण प्राप्त होती है। फिर क्या कहते हैं कि इस मेथड या इस विधि में आर्मेचर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा जाता है। इस विधि में बेस गति से कम पर ही गति नियंत्रण मिलेगी। इस विधि में आर्मेचर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा जाता है, इसीलिए इसमें शक्ति व ज्यादा होगा और मोटर की दक्षता कम होगी। इस विधि में बेस गति से कम पर ही गति नियंत्रण प्राप्त होती है। इस विधि में आर्मेचर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा जाता है, इसलिए इसमें शक्ति व ज्यादा होगा और मोटर की जो दक्षता है वो कम होगी। ये होता है जी इसमें। ये सीखते हैं बच्चों हम। तो ये हो गए देखो शंट मोटर के लिए आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल विधि। अच्छा जी, अब देखो बच्चों क्या कर दिया इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है कि यदि हम फाई को, देखो ये ना रेटेड है बेटा, इस फाई को आप कम कर सकते हो। अगर आप इसमें देखेंगे बेटा, करंट इससे डिसाइड नहीं होता गोलू जी, करंट लोड से डिसाइड होता है। कभी आप कहें कि इसमें करंट कम जाएगा जी, फिर तो करंट कम भेजोगे तो ये तो फिर वही बात हो गई। याद कर लो बेटा, करंट जो डिसाइड होता है वो लोड से डिसाइड होता है मेरे भाई। अगर लोड कम है तो करंट कम जाएगा और लोड ज्यादा है तो करंट सप्लाई से ज्यादा लेगा। जरा यहां पर नजर डालें, इस फाई को तुम बढ़ा नहीं सकते, ये रेटेड फ्लक्स, लेकिन इसे घटा सकते हो। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम जरा इसी का इलाज करते हैं। पहले हमने देखा आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अब आर्मेचर कंट्रोल मेथड में हमने कहा बेस गति से कम पर गति नियंत्रण मिल गई। अच्छा जी, जब भी कभी आर्मेचर कंट्रोल मेथड की चर्चाएं होंगी तो मैं वार्ड लेनोर सिस्टम में आपको बकायदा लिखाऊंगा कि भैया ये एक कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के रूप में जानी जाएगी। ये इसकी पहचान होगी एक कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के रूप में। देखो कैसे, चलो यार यहीं लिखा दो, कभी तुम भावुक हो जाओ। जो टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए होता है। टॉर्क जो हमें मिलता है इसमें ये मिलता है हमें फाई आई ए। तो आपने ये दिमाग में रखना है कि आपने इसमें फाई को नहीं बदला, आपने इसमें आई ए को नहीं बदला, आपने इसमें बदला है आर्मेचर में रेजिस्टेंस को जी। तो देखो जी, फाई और आई ए
यहां रखे गए स्थिर, तो यहां पर बना ये कांस्टेंट टॉर्क जी। तो हमने क्या कहा, कांस्टेंट टॉर्क। तो हम क्या लिखते हैं कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड में हमें मिलता है कांस्टेंट टॉर्क, और इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। हम लोग क्या लिख लेते हैं कि आर्मेचर कंट्रोल विधि में टॉर्क स्थिर रहता है। आर्मेचर कंट्रोल विधि में टॉर्क स्थिर रहता है, इसीलिए इसे कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के रूप में इसकी एक पहचान हुई है। क्या मेरे भाई, कांस्टेंट टॉर्क के रूप में इसकी पहचान बनी है। ये होती है भाई यहां पर आर्मेचर प्रतिरोध कंट्रोल मेथड डीसी शंट के लिए। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। बच्चों देखो फटाफट से, आगे बढ़े क्या, हो गया। हर हर महादेव। चलिए जी, नेक्स्ट जाना जाए इसमें। चलो जी देखो, आज के टॉपिक बड़े फाड़ू टॉपिक है, एकदम जबरदस्त। भाई बच्चों, बी जो मेथड है, बी जो मेथड है, ये दिया है मेरे भाई, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल विधि। ये क्या है, देखो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल विधि। तो अब देखो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड क्या है। बच्चों फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में जो फाई है, मैंने कहा ना वो रेटेड था भाई, इसे आप कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। तो आपने कहा कि इस विधि में फ्लक्स को कम करके डीसी मोटर की गति नियंत्रण करते हैं। इस विधि में फ्लक्स को कम करके डीसी मोटर की गति नियंत्रण करते हैं। ये हो गया ना। अब जैसे कल एक बच्चा एप्लीकेशन में मेरे से लड़ पड़ा भाई कि आपने डीसी मशीन को गलत बताया कि ये डबली एक्साइटेड है। हमारे यहाँ एक टीचर है पीएचडी वाले, उन्होंने हमें बताया सिंगली एक्साइटेड है। मैं बोला भाई देख, पहली बात तो इलेक्ट्रिकल ऐसा कुछ है नहीं कि भाई तुम्हारे पीएचडी वालों ने इलेक्ट्रिकल पढ़ी हो, और दूसरी बात तो ये भाई देखो, अगर तुम कह रहे कि पीएचडी वाले हैं तो मुझे तुम 2 लाख रुपए दे दो, 2-3 लाख रुपए दे दो, मेरे से जितनी मर्जी तुम करवा लो, बताओ कहाँ से चाहिए।
भाई अगर सिंगली, अब वो कह रहे कि इन्होंने ये कहा कि जिसमें एक सप्लाई दें, मैंने कहा फिर उन्हें सही जड़ ही नहीं पता कि जड़ है क्या, सप्लाई के आधार पे है ही नहीं सिंगली और डबली। आधार क्या है कि एक कॉइल को सप्लाई देके जब दूसरी कॉइल म्यूचुअल इंडक्शन से एक्साइट हो तो कहलाती है सिंगली एक्साइटेड। और जब दोनों कॉइल पर चाहे वो सेम सोर्स से सप्लाई दी जाए या वो भिन्न भिन्न सोर्स से सप्लाई दी जाए, लेकिन जब दोनों कॉइल इलेक्ट्रिकली कनेक्शन के द्वारा ही एक्साइट की जाती है वो कहलाती है डबली एक्साइटेड। अब मैंने कहा कौन समझाए भाई। तो इस विधि में फ्लक्स को कम करके डीसी मोटर की गति नियंत्रण करते हैं। देखो बच्चों, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमने यहां ये ले लिया जी, और अब देखना बेटा हमें क्या करना है इसमें। हमने इसमें बाकी अलग से कुछ नहीं करना, बस फील्ड फ्लक्स में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को अब ऐड ऑन करना है। इसे कहाँ जोड़ दिया, अब फील्ड में जोड़ देना है और कुछ भी टेंशन नहीं लेने का। ये हो गया देखो आर एस एच, ये हो गई आई एस एच मेरे भाई मेरे बच्चों, ये हो गया ई बी, ये हो गया आई बी, और यहां से हो गया देखो सप्लाई करंट। तो इस विधि में फ्लक्स को कम करके डीसी मोटर की गति नियंत्रण करने वाले हैं। अब देखो जी मेरे भाई, इसमें काम करो, छोटा सा एक काम कर लो यार, कि इस आर ई को अगर मैं यहां से चेंज करता हूं तो देखो कैसे, ऐसा लिख लूं क्या, मुझे बताना आपकी समझ आए कि नहीं। वी बटे में, यहां से यहां तो वोल्टेज वी है, बटे में आर एस एच कर ले बेटा और प्लस में आर ई कर ले। देखो अगर आप आर ई को बढ़ाते जाएंगे ये वाले को, तो भाई बच्चों ये आई एस एच कम होता चला जाएगा। देखो ध्यान से, अब हम ये कह रहे हैं कि जो फाई यहां पर होगा बेटा, फ्लक्स जो होगा वो समानुपाती है आई एस एच के। बिल्कुल सही बात है। अब जरा ध्यान से देखना पॉइंट को, एन जो होता है वो वी बटे में क्या करोगे, वी माइनस आई आर ए करते। अच्छा, तो तुमने बाकी तो चेंज नहीं करना ना, तुमने चेंज, देखो भाई फिर से याद रखना, तुमने v को चेंज नहीं कर रहे हो, v माइनस आई ए आर ए, तुम्हारा मेन पर्पज ये चेंज करना नहीं था, ये चेंज करना था आर्मेचर कंट्रोल मेथड में। तुम्हारा मेन पर्पज था यहाँ इस फ्लक्स को चेंज करना, तो भाई ये कर दिया आपने फ्लक्स को यहाँ पर। अब बच्चों ये दिमाग में रखो कि जैसे ही आप आई एस एच को कम करोगे, आपने कहा कि यदि हम आर ई को बढ़ाएं, सोचो यदि हम आर ई को बढ़ाने लग जाए तो तुरंत एक्शन क्या होगा, आई एस एच का मान कम होगा, और आई एस एच का मान अगर कम होगा तो मेरे भाई फाई का मान कम होगा, और फाई का मान अगर कम होगा तो गति बढ़ेगी। क्या करोगे, गति मेरे बच्चों बढ़ानी पड़ेगी या बढ़ जाएगी। ये हो गया। तो यही चीज को, यही इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा, इसमें इसमें शंट
शंट फील्ड वाइंडिंग में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जिसके कारण फील्ड फ्लक्स कम हो जाता है तथा मोटर की गति बढ़ जाती है। मोटर की गति हमने क्या लिखा कि इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण शंट फील्ड फ्लक्स कम हो जाता है तथा मोटर की गति बढ़ जाती है। इस विधि में बेस गति से ज्यादा पर ही गति नियंत्रण मिलता है। देखो बच्चों, ग्राफ बना लेना यार, कैसे बनाते हैं समझ लो। भाई ये कर रखा है आपने यहां, और ये है देखो यहां n, तो बेस गति तो ये थी। अच्छा, तुमने क्या काम कर दिया कि अब सबसे पहले इस RE को RE1 रख दिया, तो जैसे ही तुमने थोड़ा सा बढ़ाओगे तो गति बढ़ जाएगी। हर हर शंभू, कहाँ चली जाएगी देखो, कुछ यहां ऊपर की तरफ शिफ्ट, ठीक है, बेस गति से ज्यादा। ये क्या कर लोगे, RE1 सीधे कहां भगा दोगे, बेस गति से ज्यादा पर कर दोगे। दूसरी बात बेटा, छोटा सा ये पॉइंट याद रखना कि अगर तुम मतलब एक ही नहीं करना, आप अलग अलग से दिखा दो। RE2, नेक्स्ट है जी RE3। तो जैसे जैसे तुम इसमें RE को बढ़ा रहे हो ना, क्या मामला है, RE3 ग्रेटर देन RE2 ग्रेटर देन RE1, वैसे वैसे ही इसकी गति बेस गति से ज्यादा हो रही है। देखो मेरे भाई, इसमें तुमने सीधे फ्लक्स पे वार कर दिया, इसमें आपने सीधे फ्लक्स पे वार कर दिया। अब आपने अगर इसमें फ्लक्स पे डायरेक्ट वार किया है तो टॉर्क तो बदलता होगा, लेकिन देखो इसमें क्या आपने IAEB इन पे कुछ वार किया है, इन पे कुछ बदलाव किया है, नहीं। तो याद रखना, इसे कांस्टेंट पावर ड्राइव के रूप में जाना जाता है, इसे कांस्टेंट पावर ड्राइव के रूप में जाना जाता है। पहले वाले को, आर्मेचर को, कांस्टेंट टॉर्क के रूप में। चलो जी, अब नेक्स्ट आ जाओ जरा। ये तो थी भाई संट का इलाज जी। चलो बच्चों, नेक्स्ट है
डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण करना। डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण करना। तो भाई डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण करना सीखते हैं, तो पहले आपको प्लेन डीसी सीरीज मोटर का हाव भाव पूरी कहानी बताता हूं मैं। डीसी सीरीज मोटर में ये होता है आरएसी श्रेणी वाइंडिंग। प्यारे बच्चों, ये लगा के रखते हो आप आर ए आर्मेचर वाइंडिंग, और ये लगा दिया आपने ईबी। ये क्या कर दिया आपने, आईए भी यही है, आईएसई भी यही है, और लोड करंट भी यही है ना। बाकी कोई जुगाड़बाजी इसमें आपको नहीं करनी है। तो प्लेन वाला तो यही है। अरे बच्चों, जैसे ये पेपर आप लोगों का अब डिले हो रहा है, तो अगर इजाजत हो तो थोड़ा सा कुछ और एड ऑन करके पढ़ा दूं चीजें, क्योंकि फिर तुम चिल्लाने लग जाते हो ना। चिल्लाने क्या, गालियां भी देते हैं बच्चे, तुमने हमारा सिलेबस जल्दी नहीं निपटाया। पेपर से तो बहुत पहले निपट जाएगा भाई तुम्हारा सिलेबस, ये मतलब बहुत पहले। नहीं, अगर पूछूंगा एक दिन तुम्हारे साथ लाइव आके, अगर करना होगा तो फिर एड ऑन करके और चीजें जितनी, मतलब फिर कुछ भी, जितनी भी तलाश कर सकता हूँ उतनी तलाशूंगा भाई। जैसे मैं एक्स्ट्रा ये बेटा कि जो ये चीज करवा रहा हूँ, इनमें और भी बहुत सारी चीजें एड ऑन करने करूंगा फिर, और क्या। जैसे थोड़ा सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन देकर आपको स्टैटिक ड्राइव पढ़ा दूंगा। ये जो आप ड्राइव पढ़ रहे हो ना, ये स्टैटिक ड्राइव थोड़ा, ये स्टैटिक ड्राइव तो वो होती है जो एससीआर बेस्ड होती है। पेपर तो कल तो न्यूज़पेपर में क्या था, दे रखा था ना कि लेट है। पहले तो बोल रहे थे कि जुलाई अगस्त में, अब तो शायद और लेट कर दिया इन्होंने। चलो देखो भाई बच्चों, यहां पर अगर विशेषता है, अगर ये आईए ले रखा है, ये यहां पर एन ले रखा है, तो आपने कुछ ये देखा होगा, तो आपने ये बोल दिया बेस स्पीड। ये क्या है, बेस स्पीड। भाई ऐसे नहीं बनाए थे तुमने सीरीज के लिए, देखो ऐसे ही तो बनाई थी सीरीज के लिए ये। याद करो जरा पुरानी चीजों को, हमने कहा था नो लोड पे नहीं चला सकते, अनंत उच्च गति से चलेगा सब तोड़ ताड़ देगा बेस बूस। हाँ, चलो बच्चों नेक्स्ट आते हैं इसमें। ए नंबर पर है आर्मेचर कंट्रोल विधि। पहले है आर्मेचर कंट्रोल विधि।
चलो जी, पहले हम देख लेते हैं आर्मेचर कंट्रोल विधि का मामला सर क्या है। तो आर्मेचर कंट्रोल विधि में कुछ और नहीं करना, जैसे हम लोगों ने शंट में आर्मेचर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध एड ऑन किया था, जोड़ा था, यही हमें यहां पर कर देना है। तो हमें क्या करना है, इस विधि में आर्मेचर में इस विधि में आर्मेचर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, वही सेम जैसे हमने पुराने पढ़े या बनाए हैं। चलो फिर जोड़ना शुरू कर लो। तो भाई बच्चों, ये जोड़ दिया हमने अतिरिक्त प्रतिरोध आर ई, शुरू में लिखा दिया ना अतिरिक्त प्रतिरोध है आर ई। ये ले लिया हमने आर एस ई ये हो गया आर्मेचर प्रतिरोध, ये हो गया यहां पर ई बी। ठीक है भाई बच्चों, ये बना दिया हमने टर्मिनल वोल्टेज वी, ये हो गया यहाँ आई ए। अब देखो जी, आर ई को बढ़ाते हैं, फिर वही पुराना काम है, कुछ नया नहीं है। ठीक है जी, बेटा ये देख लो नहीं, हेडिंग क्या है, डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण। तो बेटा संट की तो करवा चुका, हेडिंग क्या है, सीरीज मोटर ही चल रहा है ना। तो अब देखो भाई, आपने ये देखा है कि n प्रोपोर्शनल टू v माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस ई प्लस में आर ई। अब भाई जैसे जैसे आप आर ई को बढ़ाते जाएंगे, अरे वाह, वैसे वैसे गति कम होती जाएगी। तो ये हमने पहले से देख लिया कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड में जो गति हमें मिलेगी या गति नियंत्रण, वो बेस स्पीड से कम पर ही प्राप्त होगा। तो अब ग्राफ तो बनता है दोस्त, ओम नमः शिवाय। ये v है और ये स्पीड है, तो ये लिख दिया जी यहाँ बेस जैसे जैसे अब क्या आर ई को, तो भैया देखो जी, ये तो ये ले लिया आर ई 1, आर ई 2, आर ई 3। तो मेरे भाई आर ई 3 ग्रेटर देन आर ई 2 ग्रेटर देन आर ई 1। बताओ कुछ नया किया क्या इसमें? इसमें हमने कुछ भी नया नहीं किया, बस आर्मेचर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध को जोड़ दिया है। हर हर महादेव।
चलिए दूसरा है मेरे भाई यहां फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। क्या हो जाएगा देखो, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो अब फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में क्या किया जाए? अब फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में मेन उद्देश्य क्या है ये समझिए। इसमें मेन पर्पज क्या है? इस विधि में मुख्य इस विधि में मुख्य उद्देश्य इस विधि में मुख्य उद्देश्य फाई को कम करना है तथा फाई अगर कम होगी तो गति बढ़ जाएगी। हाँ, आर्मेचर कंट्रोल जब भी मैं लिख रहा हूं ना तो देखो ना, बेस गति से कम पर, इसीलिए मैंने लिखा नहीं। आर्मेचर कंट्रोल मेथड जब भी हम बात करेंगे मेरे भाई, आर्मेचर कंट्रोल विधि बेस गति से कम पर गति नियंत्रण करती है। बेस गति से कम पर गति नियंत्रण करती है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? फाई को कम करना तथा फाई के कम होने से गति बढ़ जाएगी। फाई के कम होने से गति बढ़ जाएगी। हम ये कर रहे हैं, फाई के कम होने से गति यहां पर बढ़ेगी। देखो इसमें भी याद रखना वही सेम कहानी है कि इसमें कांस्टेंट टॉर्क होता है, कि चाहे सीरीज का हो चाहे शंट का हो। कांस्टेंट टॉर्क होता है। इस विधि मुख्य उद्देश्य फाई को कम करना है तथा फाई के कम होने से गति बढ़ जाएगी। तो अब देखो, फाई को कम करने के यहाँ अलग अलग तरीके क्या है। यहां पर नंबर 1 है बच्चों फील्ड डाइवर्टर। फील्ड डाइवर्टर पहले, मतलब फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में भी अलग अलग से मेथड है। अब देखो जी, पहला क्या है? पहला बना फील्ड डाइवर्टर। तो हम क्या लिखेंगे देखो, फील्ड डाइवर्टर कैसे काम करेगा। जैसे हमारे पास में यहां RSE है, ये RA है, ये EB है, नॉर्मल तो ये है। अब देखो आपने एक छोटा सा क्या काम कर दिया इसमें। आप ये कह रहे हो
कि हमने सीरीज के अक्रॉस में एक अलग से प्रतिरोध लगा दिया। देखो इसको हमने कैसे प्राप्त किया, इसको हमने कैसे देखा भाई। एक बात बताओ कि अगर हम कहीं से, मैं ये कहूं कि ये पानी केवल इसी पाइप में जा रहा है और इसमें 1 ग्राम या 1 लीटर पर सेकंड के हिसाब से इसमें ये पानी बह रहा है, पूरा का पूरा एक जगह जा रहा है। अगर मैं इसके रास्ते को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दूं कि 0.1 लीटर पर सेकंड इधर को जाएगा, डाइवर्ट कर दूं तो यहां से तो यही आएगा 1 लीटर, लेकिन यहां कितना जाएगा 0.9। यही यहां पर काम करना है। देखो पहले पूरा का पूरा जो करंट था वो यहीं से था। अब हमने यहां ISE को कम करने के लिए जो यहां से टोटल करंट ये ले रहा है ना, उसके मार्ग को ही हमने डाइवर्ट कर दिया। उसके मार्ग को ही हमने डाइवर्ट कर दिया। अच्छा जी, तो एक बात बताओ, यहां से अगर इसे हमने डाइवर्ट किया है तो ISC का मान कम होगा कि नहीं? अरे भाई पहले की तुलना में, माना पहले ये ISC बेटा I के बराबर था और 10 था, लेकिन अब ये I तो 10 है, लेकिन ये 2 जगह जाएगा, एक ISC में और एक ID में, तो भाई 10 से तो कम ही होगा। अब ये डाइवर्टर, जब कहते हो रो डाइवर्ट होगा तो क्या कहते हो, बट गया ना भाई। तो मेरे बच्चों यहां पर बन जाता है ये फील्ड डाइवर्टर विधि। हम क्या कहते हैं, इस विधि में श्रेणी फील्ड वाइंडिंग का श्रेणी फील्ड वाइंडिंग के समांतर में एक प्रतिरोध लगाकर धारा को डाइवर्ट करते हैं। इसमें ISC कम होता है तथा फाई भी कम होता है। वह फाई भी कम होता है और क्या होगा भाई बताओ, फाई भी कम होगा और अब गति देखो बढ़ जाएगी। वह गति बढ़ जाती है। देखो जी, डाइवर्टर लगाने से करंट का मार्ग को हमने डाइवर्ट किया तो देखो गति बढ़ गई। इसको कहा गया डाइवर्टर विधि। RD मतलब एक ऐसा नहीं कि RD लिखो, इसे ही तो डाइवर्टर प्रतिरोध कह रहे हो।
डाइवर्टर प्रतिरोध। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, ये बोले तो बेस स्पीड, और भाई इसमें मिलना है बेस गति से ज्यादा। तो ये कर दिया हमने, जैसे जैसे आरडी के मान को बढ़ाएंगे, RD1, जैसे जैसे आरडी के मान को हम वेरी करेंगे वैसे वैसे, यहां नहीं है ये तो बेस गति है। तो ये होगा देखो RD1, फिर RD2, RD3। देखो जैसे ही आरडी के मान को मैं कम करूंगा तो ये ज्यादा करंट लेगा और आईएससी कम हो जाएगा। तो इसमें याद ये रखिएगा कि जैसे जैसे हम हायर गति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर RD3 का मान कम है, RD2 और ज्यादा, और RD1 और ज्यादा है। तो RD1 अगर ज्यादा है तो यहाँ करंट कम है, और फाई का मान देखो, यहां करंट कम है तो यहां करंट ज्यादा होगा, फाई का मान ज्यादा तो गति कम है। सिंपल याद ये रखना है कि भाई इसमें हमें पहले पूरा का पूरा करंट एक जगह जा रहा था, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जिम्मेदार था। अब तुमने इसके रास्ते को ना डाइवर्ट कर दिया, तो भाई अगर ये फील्ड था, ये फील्ड के लिए जिम्मेदार करंट था, तो पहले तो पूरा का पूरा एक साथ था, लेकिन अब आपने डाइवर्ट कर दिया तो ये वाला जो मान है वो कम हो जाएगा। सिंपल ये बात है। चलो जी, अब इसी में दूसरा मेथड होता है भाई, जिसे कहते हैं टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड। टैप्ड फील्ड कंट्रोल विधि। टैप्ड फील्ड कंट्रोल विधि। चलो बच्चों देखो, टैप्ड फील्ड कंट्रोल विधि का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये तो मानते होंगे बच्चों कि जो फ्लक्स होता है, यार ये फ्लक्स टर्न के अकॉर्डिंग होता होगा, ये तो मानोगे। क्योंकि जो फ्लक्स होता है इसमें कुछ अलग नहीं करना। देखो जो फ्लक्स होता है वो होता है टर्न के अकॉर्डिंग। अरे फाई बराबर में NI बाई रिलक्टेंस लिखते हो, ये बना दिया हमने RA
बनाया हमने ई बी, देखो बच्चों इसमें हमने क्या जुगाड़बाजी कर दिया, इतना मुश्किल नहीं है, मस्त है ये रखा हुआ जो आपने भी। तो देखो जी टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड में हम लोग ये कर रहे हैं बच्चों, हम जानते हैं कि फ्लक्स टर्न के समानुपाती होता है। तो इस विधि में जितने टर्न को सेलेक्ट करेंगे उतना ही फ्लक्स हो सकता है। तो भाई जैसे जैसे हम टर्न को कम और ज्यादा सेलेक्ट करेंगे वैसे वैसे ही भाई ये फ्लक्स भी कम और ज्यादा होगा और इसी के हिसाब से गति भी। तो जब हम जैसे जैसे कम और ज्यादा टर्न को सेलेक्ट करेंगे तो मैंने इसमें कुछ पोजीशन ले ली, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अलग अलग पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे तो अलग अलग स्पीड यहां पर प्राप्त हम कर सकते हैं। चलो जी अब इसमें जैसे मैं लिखा दूं, जैसे स्विच को पोजीशन 5 से 4 पर शिफ्ट करेंगे वैसे ही फ्लक्स कम होगा तथा मोटर की गति बढ़ जाएगी। तो विशेषता सब में वही है, बढ़ी हुई गति दिखाना, अलग अलग खींचने की जरूरत भी नहीं है तुम लोगों को, बेस गति से ज्यादा पर। तो ये क्या होता है, फील्ड टैप्ड कंट्रोल विधि। चलो भाई थर्ड एक और आ गई हमारे पास में, जिसे हम कहते हैं आर्मेचर शंट विधि। आर्मेचर शंट विधि भाई ये नाम भी पूछ लेता है, ये बच्चों नाम भी पूछता है। अब देखो आर्मेचर शंट विधि में ये RSE भोले बाबा मेरे भोले बाबा, ये हो गया देखिए EB
इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीधे आर्मेचर को, देखो हमने इसमें सीधे आर्मेचर को ही, देखो यहां पर हमने एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया इसके अक्रॉस में, आर्मेचर के अक्रॉस में पैरेलल में। ये भी कमाल का बन गया। ये भाई कभी तुम लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट सोचो ना लायको, ये वाइंडिंग नहीं है, अतिरिक्त प्रतिरोध है। क्या है ये? अतिरिक्त प्रतिरोध। अच्छा जी, आई ए, ये यहां से आई एस ई, और ये भाई यहां आई अतिरिक्त। देखो जी, इसमें भी बहुत मजेदार चीज है भाई। एक बात बताओ कि आई ए किससे चेंज होता है? आई ए निर्भर करता है लोड से। तो आई ए चेंज नहीं होगा, कभी तुम भावुक हो जाओ। आई ए चेंज होता है लोड के बदलने से, तो आई ए चेंज नहीं होगा। हम क्या कहते हैं? आई ए लोड पर निर्भर करता है। तो आई ए फील्ड फ्लक्स कंट्रोल विधि हो, हमने लोड थोड़ा ही बदल रहे हैं, हम लोड नहीं बदल रहे दोस्त। तो आई ए तो है समान। अच्छा जी, जरा यहां केसीएल लगा के देखो। तुम्हें यहां दिखाई दे रहा है आई एस ई बराबर में आई ए प्लस में आई ई। अच्छा जी, आई ए को तुम बदल नहीं सकते, तो आई ए को अगर मैं भैया आई ई को बदलता हूं तो आई ए के चेंज होने से आई एस सी चेंज होगा, यही तो लिखा है। तो हम क्या कहते हैं कि आई ए स्थिर है, आई ई के चेंज होने से आई एस ई बदल जाता है। और यही तो हमारा मुख्य उद्देश्य था। आई एस ई को बदलोगे तो मेरे भाई यहां पर फाई बदल जाएगा। आई एस ई को बदलने पर फाई आई एस ई को बदलने पर फाई बदल जाता है, और बेटा फाई के बदलने से गति बदल जाएगी। फाई के बदलने से गति फाई के बदलने से गति बदल जाएगी। तो ये बना दिए थे भाई हमने आर्मेचर शंट टैप्ड फील्ड। बेटा ये मेथड के नाम भी पूछता है मेरे भाई, ये पहचानने को भी दे देता है मेरे भाई। हो गया? चलो नंबर 4 पे लिखो जी, एक और विधि लिखो इसमें। नंबर 4 पे एक और लिखो, सीरीज पैरेलल फील्ड
कंट्रोल विधि। एक और क्या आगे देखो जी, सीरीज पैरेलल फील्ड कंट्रोल विधि। तो सीरीज पैरेलल फील्ड कंट्रोल विधि में देखो क्या करते हैं जी। बेटा अच्छी बात बताओ, मैं कितनी बार ये बता चुका आपको, मतलब कितनी बार लिखूं मैं, जब भी कभी मैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड की बात करूंगा भाई, इसका मुख्य उद्देश्य बेस गति से ज्यादा पर ही होगा। कितनी बार मैं बोल चुका मेरे भाई। देखो ऐसा नहीं कि मैंने ये लिखवाया है, ये देखो मैंने कहा तो ये सबके लिए कॉमन लाइन है इस विधि में, यानी कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड जितने भी है इन सब में बेस गति से ज्यादा पर ही गति नियंत्रण मिलेगा। लो अगर लिखना है तो भाई, कहाँ भाग गया, और बकायदा चित्र भी दिखा रखे, मैंने कहा सब में यही है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड बेस गति से ज्यादा पर गति नियंत्रण अबे तुम में तो एकजुटता ही नहीं, कोई कह रहा आज से, कोई कह रहा कब से, गधे बच्चे हैं। देखो टैप्ड फील्ड कंट्रोल भी, मतलब ये जितना भी चल रहा है ना आर्मेचर किससे था, बेस के कम, ये जितने भी चल रहे हैं ये सब बेस गति से ज्यादा। नेक्स्ट वीक में दूंगा तो मैं डीपीपी 2-3 और दूंगा और उनके आंसर भी दे दूंगा, बेस गति सॉल्यूशन करवाऊंगा नेक्स्ट वीक में, बेस गति से ज्यादा पर। आजकल थोड़ा सा टेस्ट सीरीज देख रहे थे यार ना शिवम जी, उसमें व्यस्त है तो आजकल डीपीपी बना नहीं पा रहे, नेक्स्ट वीक बनवाएंगे भाई, टेंशन ना लो। बेस गति से ज्यादा पर, बेस गति से ज्यादा पर करना है। चलो भाई, अब ये भी हमारे ना जितने मेथड चले ना 1 2 3 4 जो नंबरिंग करवा रहा हूं ना मैं, ये सारी की सारी हमारी, हम भी कोर्स लेंगे क्या है। 200-400 पढ़ाई में खर्च ना होते तुमसे, वैसे तुम जितने मर्जी बर्बाद कर लो, हम भी कोर्स लेंगे क्या, ना लेना। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, एक लगाना था। चल देख, सीरीज पैरेलल फील्ड कंट्रोल बड़ा ही शानदार मेथड है। तो देखो जी हम क्या करते हैं इस विधि में, इस विधि में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को दो बराबर भागों में बांटकर जब नौकरी लगेगी, तुम जो जितना रिश्वतखोरी करोगे ये सब पता है मुझे, और नौकरी लगने के बाद तो बच्चे मिठाई ना खिलाते, गिफ्ट तो रहा दूर की बात। मुझे भी बेटा 14 साल हो गए तुम जैसे कुछ सिखाते और पढ़ाते हुए। इस विधि में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को देखो कितना शानदार चीज सिखा रहा हूं आपको, यूनिक चीज बता रहा हूं। देखो जी, इस विधि में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को दो बराबर भागों में बांटकर, पहले श्रेणी में जोड़ा जाता है तथा
तथा बाद में समांतर में जोड़ा जाता है। समांतर में जोड़ा जाता पहले हम श्रेणी में जोड़ लेते हैं और बाद में हम समांतर में जोड़ते हैं, माना कि आधे आधे टर्न करके। तो टोटल जो टर्न थे माना वो NS ले लिए, माना श्रेणी फील्ड वाइंडिंग के टर्न, माना श्रेणी फील्ड वाइंडिंग के टर्न NS है। मेरे बच्चों जो पूरे टर्न है ना वो NS ले लिया आपने। तो हमने आधे आधे में तोड़ना है तो NS/2 ये कर लिया, NS/2 ये कर लिया। और श्रेणी फील्ड वाइंडिंग का कुल प्रतिरोध RS है। और ये भी मान लिया कि माना श्रेणी फील्ड वाइंडिंग का कुल प्रतिरोध RS है। ठीक है भाई, ये भी मान लिया जी प्रभु के दया से कि RS है टोटल। यहां से जो करंट गया वो ले लिया मैंने IS, ये हो गया RA, ये हो गया EB। देखो पहले बच्चों ये काम कर लिया हमने। टर्मिनल वोल्टेज है V, अगर कुल RS है तो जब आधे आधे टर्न बांट दिए तो ये RS/2 हो गया और इसका भी RS/2 प्रतिरोध हो गया। पहले ये बोलो फटाफट से। ठीक है बच्चों, देखो तो भाई यहां हमने सीरीज की बात की है तो EBS ले लेते हैं और ये RA तो है ही अपना जो था। तो हमने क्या लिया यहां, EBS बराबर में V ओके माइनस IS किस में है, ये सीरीज में है, सीरीज में धारा। जब ये श्रेणी में जोड़ रखी ना तब। अब देखो ये टोटल सीरीज में अगर है तो RS कर दूं, RS/2 करूंगा तो RS हो गया प्लस में RA कर दिया हमने। तो मुझे सीरीज में बैक EMF ये मिला, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज कनेक्शन के आधार पर बैक EMF। अच्छा जी, कट मत बोलो, बांट के करिए। जैसे 10 टर्न है, 5 यहाँ 5 यहाँ। चलो बच्चों अब ये बताओ मुझे जरा आप कि मुझे कुल फ्लक्स निकालना है। तो कुल फ्लक्स जो आप लिखोगे तो हमने कहा कि सीरीज में फ्लक्स बताओ।
ये क्या हो गया जी, सीरीज के हिसाब से फ्लक्स। तो फाई एस समानुपाती क्या लिखोगे? अरे बोलो मेरे बच्चों, एन आई लिखोगे तो यहां कितना हुआ, एन एस बाई टू प्लस में एन एस बाई टू, और करंट कितना हो गया देखो, आई एस। करंट कितना ले लिया जी हमने, इसमें भी यही था, इसमें भी यही था। और ऐसा नहीं कि आई ए से लिखना है, आपकी अपनी चॉइस है, तुम्हें आई ए लिखना है तुम आई ए लिख लो। लेकिन ये श्रेणी मोटर की बात कर रहा था तो मैंने अपना सीरीज में ही अपना आई एस लेकर लिख दिया। तो भाई बच्चों, मुझे यहां से फाइव एस जो मिल रहा है वो मिला मुझे एन एस इंटू आई एस। तो ये मुझे फ्लक्स मिल गया। चलो जी, ठीक था। तो अब मुझे ये बताओ कि आप लोग ईबीएस क्या लिख सकते हो? ईबीएस होता है समानुपाती एन इंटू फाइव। क्या होता है, एन इंटू फाइव। तो हमने लिया एन एस श्रेणी में कनेक्शन के आधार पर गति है। आपने कहा ठीक है जी। तो ईबीएस जो हमें मिल रहा है वो हो गया एन एस, ओम नमः शिवाय, और फाइव एस। अच्छा जी, एन एस इंटू आई एस। अब जरा ऐसे यहां भी चिपका दो। तो ई बी एस प्रोपोर्शनल टू एन एस इंटू फाइव एस को कितना देख रहे हो आप? अच्छा, एन एस एक काम कर लेता ना, एन एस यहां पर हमने टर्न ले रखे हैं ना इसके, तो इसमें ले लो आप कुछ भी मान लिया मैंने यार, एन वन मान लिया फिर। तो ये हो गया यहां पर एन एस, ये तो हमारे एन इंटू आई ये थे। तो यहां पर मेरे बच्चों करना पड़ेगा हमें एन वन इंटू फाइव एस। तो एन वन इंटू फाइव एस का मान बेटा यहां पर फिट कर दो। आपने कहा गुरुजी ये हो जाएगा एन एस इंटू में आई एस। तो बैक ईएमएफ मुझे ये मिल गया। अरे बेटा, एन आई एस का कौन से का मतलब बताओ? देखो ये जो हमने लिए ना टोटल टर्न माना एन एस थे, तो हमने आधे यहां तोड़ दिए आधे यहां तोड़ दिए। एन वन हमारा इस कनेक्शन में गति है जब इनको हमने श्रेणी में जोड़ा हुआ है। अब जरा कर दो, अब इसे जरा समांतर में जोड़कर देखो। समांतर में जोड़कर देखने का मतलब ये हुआ कि एन एस बाई टू ये है, एन एस बाई टू ये है, टोटल जो करंट आ रहा था वो आ रहा था आई एस सीरीज मोटर में। तो भाई ये दो जगह बटेगा, आई एस बाई टू, भाई आई एस बाई टू बट गया। इसका प्रतिरोध कितना है, आर एस बाई टू। इसका प्रतिरोध कितना है, आर एस बाई टू। चलो जी, आर ए ई बी। अब यहां ई बी ले लेते हैं, ई बी पी, यानी कि जब हमने इनको पैरेलल में जोड़ा है ये तब है। समांतर में
जोड़ने पर। और बच्चों यहां हो गया जी वे। जरा पहले तो जैसे ये लिख रखा है इसको लिखो, ई बी पी बराबर टर्मिनल वोल्टेज वी आई एस। फटाफट से बताओ, आर एस बाई टू, आर एस बाई टू अगर पैरेलल में हो, दो बराबर के प्रतिरोध, तो आधा हो जाता है। तो आर एस बाई फोर प्लस में आर ए। एक तो पैरेलल में वोल्टेज ये देखने को मिलेगी। अच्छा जी, अब फटाफट से नालायक बच्चों ये बताओ कि जो फ्लक्स फाइव एस होगा, यानी कि मैंने फाइव पी मान लिया जी पैरेलल में। चलो अब फटाफट से बोल दो मुझे, जब हमने संट में कनेक्ट कर लिया ना इनको, तो अब बोलो। अब टोटल एक तो इसमें देखने को मिला एन एस बाई टू इन टू आई एस बाई टू, एन एस बाई टू इंटू आई एस बाई टू। अरे ये और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ेगा, तो पैरेलल में तुम्हें फ्लक्स दिखा एन एस आई एस बाई फोर। पैरेलल में तुम्हें फ्लक्स ये दिख गया। अच्छा, N2 हमने गति ले ली सीरीज वाइंडिंग को समांतर में जोड़ने पर। तो N2 हमने यहां गति ले ली, तो अब बताओ जी हम क्या लिखेंगे। हम कहेंगे ई बी पी समानुपाती N2 और फाइव पी। फटाफट से लिख दो, N2 इंटू एन एस आई एस बाई फोर। नहीं, ये गलत कर दिया शायद मैंने ऐड। एन एस बाई टू ये हो जाएगा, दोबारा कर रहा हूं मैं इसको ना, एन एस आई एस बाई फोर प्लस में एन एस आई एस बाई फोर। तो सॉल्व करूंगा इसको, तो भाई ये मैंने वही बोल रहा हूं मैं। कितना आएगा देखो, टू आएगा। ये भाई गलती होगी थी मेरे से ना, अरे वो गलती हो गई। इसको इनको दोनों को जोड़ूंगा ना, तो एन एस इंटू आई एस बाई टू आएगा। देखो जोड़ के, तो ये आ गया ई बी पी समानुपाती N2 गति है और 5P है, समानुपाती N2 NS IS बाई टू। ये आ रहा है। इसे ले लिया हमने इक्वेशन 1 और इसे ले लिया समीकरण नंबर 2। अब देखो जी, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर इधर क्या है, N2 NS IS बाई टू, उधर क्या देखो N1 NS और IS बराबर में बैक ईएमएफ इन पैरेलल और बैक ईएमएफ इन सीरीज। अब मेरे भाई NSIS से ये कैंसिल कर दिया, तो आपको मिला N2 बाई N1 बराबर में 2 इंटू ई बी पी बटे में ई बी एस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यानी कि समांतर में गति बटे में श्रेणी में गति बराबर में 2 इंटू
समांतर में बैक ईएमएफ बटे श्रेणी में बैक ईएमएफ, ये मिलता है हमें रिलेशन भी। सीरीज पैरेलल फील्ड कंट्रोल विधि में जो रिलेशन हमें प्राप्त हुआ, देखो मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूं। रिलेशन क्या होगा, समांतर में गति, समांतर कनेक्शन किसके हैं, याद है ना, श्रेणी फील्ड वाइंडिंग को, जब हमने श्रेणी फील्ड वाइंडिंग को समांतर में जोड़ा और बटे में जब हमने श्रेणी फील्ड वाइंडिंग को श्रेणी में गति बराबर 2 इंटू समांतर में बैक ईएमएफ बटे में श्रेणी में बैक ईएमएफ, श्रेणी में बैक ईएमएफ, तो ये 4 मेथड होते हैं, देख लो जी, फील्ड कंट्रोल विधि। और भाई फील्ड कंट्रोल विधि जहां पर भी है भाई, बेस गति से ज्यादा पर ही है। क्या है जी, बेस गति से ज्यादा पर ही। तो चलिए जी, सीरीज फील्ड के लिए एक और मेथड अपनाया हमने, ये नया था अपना। बस इतनी छोटी सी बात। हाँ जी, ये वो टॉर्क है जो सिंक्रोनिज्म में लास्ट स्टेज तक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है भाई बालक, इस पे न्यूमेरिकल क्यों नहीं पूछेगा, आपको बैक ईएमएफ दे देगा पैरेलल कनेक्शन के साथ, सीरीज के साथ में, और पूछ लेगा कि जब हमने पैरेलल में जोड़ा है तो क्या है। तो ये रेशियो तो है N2/N1 बराबर 2, बैक ईएमएफ जब पैरेलल में जोड़ा है अपॉन बैक ईएमएफ जब सीरीज में जोड़ा है। बेटा एक्चुअली अगर सिर्फ मशीन होती तो इसको नहीं भी करते तो चलेगा, लेकिन ड्राइव भी साथ में है बेटा, तो इस वजह से सारे सीखने पड़ेंगे तुम्हें। चलो जी फटाफट से एक और। तो ये हमारे हो गए सीरीज और पैरेलल में फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अब आते हैं, देखिए जी, आर्मेचर कंट्रोल विधि। तो आर्मेचर कंट्रोल विधि में आर्मेचर कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल विधि, हाँ, देखो वोल्टेज कंट्रोल मेथड एक शानदार, या पूरा ही लिखा दूं आपको ना, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो देखना इसमें बढ़िया सी एक चीज सिखाता हूं आपको भाई, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। सीरीज मोटर के लिए ये भी एक अच्छा मेथड है।
चलो जी, तो देख लेते हैं कैसे। पहले हमने कहा कि इसमें पहले किसके लिए देख रहे हैं हम, श्रेणी मोटर के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा हम, क्योंकि अभी सीरीज ही पढ़ रहे थे ना, तो एक साथ ही निपटा देता हूं इनको ना। सीरीज मोटर। तो हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, इसमें दो समान श्रेणी मोटर लिए जाते हैं। इसमें दो समान श्रेणी मोटर लिए जाते हैं जिन्हें पहले श्रेणी में जोड़ा जाता है तथा बाद में समांतर में जोड़ा जाता है। दोनों भाई, दोनों वाइंडिंग मतलब श्रेणी और सीरीज, वो सॉरी, श्रेणी और आर्मेचर, दोनों वाइंडिंग का प्रतिरोध नेग्लेजिबल होता है। चलो जी बच्चों, देखो यहां पर हमने एक छोटा सा ये काम कर दिया कि हमने पहले वाले में सीरीज पैरेलल में हमने क्या किया था कि वाइंडिंग को आधा आधा कट कर दिया। यहां हमने दो समान मोटर ले लिए, इन्हें हमने यहां सीरीज में जोड़ दिया। यहां ले लिया हमने ये टर्मिनल वोल्टेज V। अरे ये तो छोड़ ही दिया। तो RSE भाई, इसका वैल्यू बहुत कम है, कैलकुलेशन में छोड़ देंगे, लेने की जरूरत नहीं है। और मेरे भाई ये ले लिया हमने I A, यहां से ये अगर V है तो फिर यहां पर हमने VT सॉरी V/2 ले लिया, और ये भी V/2 ले लिया। तो इसमें किसी भी एक मोटर के लिए कैलकुलेशन करके देखो, किसी भी एक मोटर के लिए कैलकुलेशन करके देखा जाए। क्या लिख रहे हो, देखो EB बराबर में V/2 ले लेता हूं मैं। EB बराबर 2 बराबर में, जरा ध्यान से देखना, बैक EMF है, इसे समानुपाती देखना बेटा। मैं क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं IA, जितने भी यहां पर एक के लिए टर्न थे वो ले लिए मैंने।
अबे यार कहाँ भाग गया। देखो ध्यान से देखना है इसको। फॉर्म कब से भरा जाएगा? फॉर्म जल्दी भरा जाएगा भाई, 20 तारीख दे रखी। ईबी का मान क्या लिख सकते हो? ईबी का मान लिख सकते हो n/5। तो आपने कहा कि सर इसमें यहां सीरीज वाले में जो गति है इसे मैं n1 मान लेता हूं। n1 क्या है? श्रेणी में गति। n1 इंटू फाइव करना है मुझे, तो फाइव किससे आ रहा है? सीधा सीधा IA से आ रहा है, तो मैंने लिख दिया यहां n1 इंटू फाइव की बजाय IA। अरे क्योंकि सीरीज मोटर में जो फाइव है वो IA से आता है। अच्छा, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब बेटा इनको ना पैरेलल में फिट करो जरा। चलिए जी लगाया जाए इनको पैरेलल में भाई। EB सीरीज ही है RSE EB यहां क्या ले लेते हैं हम? V। यहां से जो करंट गया IA वो कितना बटा? ये हो गया IA/2। इसमें भी कितना हो गया? IA/2। चलिए फिर बच्चों सेम कहानी यहां पर है। EB बराबर में V, क्योंकि इसमें तो आपने ड्रॉप कुछ लेना नहीं है, और ये समानुपाती लिख लेते हैं। अब यहां पर है पैरेलल में N2 स्पीड, समांतर में गति, तो ये होगी N2। अब करंट कितना है हर एक में? ये आ गया बच्चों IA/2। ये ले लिया साहब हमने यहां दूसरा सेकंड इक्वेशन। तो हमने कहा समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, भाई कभी तुम सोचो EB, ये दोनों के दोनों ही EB के बराबर ही तो है। तो देखो अगर तुम्हें वैसे कोई संदेह हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसे कि भाई बराबर में कांस्टेंट के N1 और I1 है, तो EB के बराबर ही, या चलो दूसरे तरीके से करवा दो तुम्हें और बढ़िया। ये भी किसके बराबर लिख सकता हूं मैं? E। इसको हटा के यहां से मैं कर देता हूं समीकरण 1 इस बेचारे को ही। अब EB बराबर में V बराबर में K N2I2/2। देखो EB बराबर V/2 है, यहां पर EB बराबर V है, तो ये जो समीकरण है भाई ये भी EB के बराबर है, ये भी EB के बराबर है। तो हमने क्या लिखा कि अब एक काम कर दो, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो इधर कितना है V,
इधर कितना है v/2, यहां भेज दूं। फिर इधर है k n2 I2/2, फिर इधर कितना है k n1 और IA। तो k से k, v से v काटा, IA से IA काटा, इस दो यहां भेज दो तो n2/n1 बराबर 2 को यहां भेजा तो 4। क्या कर दिया देखो, n2/n1 बराबर कितना हो गया, 4। यानी कि अगर मैं इन दोनों को श्रेणी में ले आऊंगा तो गति मेरी माना 1 होगी, और अगर मैं पैरेलल में ले जाऊंगा तो गति मेरी 4 गुना हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, समांतर में गति बटे में श्रेणी में वो कितनी आगे देखो, 4। तो समांतर में गति ज्यादा होगी और श्रेणी में गति कम होगी। अब देखो भाई, आप टॉर्क को भी देख लो। श्रेणी में टॉर्क देखो, टीएस माना श्रेणी में टॉर्क है, तो करंट कितना है IA, तो ये कर दिया IA स्क्वायर। तो टीएस बराबर भी एक कांस्टेंट के ले लिया, IA स्क्वायर कर दिया। इसे मान लिया समीकरण 3। पैरेलल में चलो जरा, पैरेलल में करंट कितना हर एक में, IA/2। पैरेलल में जो टॉर्क है वो समानुपाती है, करंट कितना है IA/2, तो IA²/4। तो TP बराबर में के IA²/4, ये हो गया। देखो यहाँ 4। समीकरण 4 को 3 से डिवाइड करके देखो, 4 को प्रभु की दया से 3 से कर दो डिवाइड, तो TP/TS बराबर में के IA² गुणा के IA²। तो गति समांतर से श्रेणी में गति मेरे बच्चों 4 गुना है, लेकिन समांतर से श्रेणी में आघूर्ण 1/4 है। कितना है देखो, 1/4 आया। तो इससे जो पहला केस था वो ये था बेटा कि फील्ड वाइंडिंग को, वो हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड था जिसमें हमने फील्ड वाइंडिंग को 2 अलग अलग हिस्सों में तोड़कर ये तरीका बनाया भाई। इसमें हमने इन मोटर को पहले दोनों आइडेंटिकल यानी कि समान मोटर लिए, पहले श्रेणी में जोड़ा और फिर हमने पैरेलल में जोड़ा, तो यहां हमें कहानी कुछ ऐसी मिली। चलो भाई बच्चों, इतना ही रखते हैं आज, शुरू करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को। थोड़ा सा इसमें वाल नॉट ड्राइव करवाऊंगा, बस 1-2 चीजें और ऐड करूंगा इसमें। चलो बेटा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों।